सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 13 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली लास्ट मंथ जो एयर इंडिया का फ़्लाइट जो क्रैश हुई थी उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है। उसमें बोला गया है कि 138-39 पे एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट किया है, अहमदाबाद से टेक ऑफ किया। फिर कुछ एक सेकंड पे फ्यूल जो कंट्रोल स्विचेस थे वो दोनों रन पोजीशन में थे। फिर उसके बाद एक ही सेकंड का गैप था जब वो कट ऑफ हो गया, ठीक है, और विद इन 1 सेकेंड ऑफ इंटरवल। और ये भी सुना गया कि एक जो पायलट है वो दूसरे पायलट से उन्होंने पूछा तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने बेसिकली जवाब दिया मैंने नहीं किया है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो है दोनों स्विचेस वापस से जो है रन पोजीशन में आ गए, है ना। और एक इंजन रिकवर हो गया, लेकिन दूसरा इंजन जो है वो एक्सेलरेट करता रहा। और जो ब्लैक बॉक्स डेटा है जो रिकॉर्डर, उसमें भी जो है ये रिकॉर्ड करना बंद कर दिया उसके उसके बाद। और कुछ कुछ सेकंड्स बाद प्लेन क्रैश हो गया एयरपोर्ट के बाहर। कम से कम 260 लोग जिसमें मारे गए थे, है ना। और कि रिपोर्ट्स में क्या क्या बोला गया है, और कि जो फ्यूल स्विचेस हैं उनको ऑटोमेटिक जो है कट ऑफ या मैनुअल कट ऑफ हुआ है, कुछ अभी पता नहीं है। ये क्लियर नहीं है कि स्विचेस गलती से शिफ्ट हुए या फिर जानबूझकर किया। और जो पायलट कॉकपिट कन्वर्सेशन एम्बिगुअस है, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में किस पायलट ने क्वेश्चन किया और किसने आंसर किया ये भी क्लियर नहीं है। पूरा ट्रांसक्रिप्ट पब्लिक नहीं हुआ है। और 2018 में जो यूएस की एविएशन अथॉरिटी है उसने बोइंग जो 7878 के फ्यूल स्विचेस जो हैं उनके लॉकिंग सिस्टम पर वार्निंग दी थी। और एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी के ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो सिर्फ सजेशन था, मैंडेटरी नहीं था। और मेंटेनेंस रिकॉर्ड साफ थे कि 2023 के बाद से किसी भी फ्यूल स्विचेस में डिफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि एयर इंडिया की जो सेफ्टी कल्चर है और डिज़ाइन फ्लॉ है उस पर सवाल उठ रहे हैं, है ना। और जो जो यूएस की जो अथॉरिटी है, यूएस एविएशन अथॉरिटी, उसकी एडवाइजरी को उन्होंने इग्नोर किया, और जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है ना। और आने वाले दिनों में जो बोइंग 787 है और फ्यूल सिस्टम पर ग्लोबल सेफ्टी रिव्यू हो सकता है, ठीक है। और एयरलाइंस को अब एडवाइजरी भी सीरियसली लेना पड़ेगा, चाहे वो मैंडेटरी हो या चाहे ना हो, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इससे रिलेटेड ही यहाँ पे एक कैप्टन है ए मोहन रंगनाथ, फॉर्मर एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पायलट हैं, एविएशन सेफ्टी एडवाइज़र। तो वो बोलते हैं कि इस रिपोर्ट में बेसिकली रिपोर्ट्स की शॉर्टकमिंग क्या है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो NX 13 है उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है ना। और रिपोर्ट में डायलॉग जो पायलट्स का डायलॉग दिखाया गया है वो हाफ ट्रूथ है ना। और एक्सपीरियंस जो है, पायलट्स का एक्सपीरियंस भी बताया जा रहा है वो भी डाउटफुल है ना। और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एविएशन जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसका मजाक बना रही है। अगर ट्रुथ दिखाना है तो पूरी ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ इन्वेस्टिगेशन इसमें ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली इंडियाज़ पुअर रिजॉर्टिंग टू इनफॉर्मल क्रेडिट शोज़ डेटा। तो ये रिपोर्ट बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो है करंट स्टेटस को लेकर एक सीरियस ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक देती है। तो बैंक अकाउंट बेसिकली बोलते हैं सबके पास है पर लोन नहीं है। गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत जो है 96% जो है हाउस होल्ड्स के पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है। और लेकिन लोन का जो है एक्सेस वो अभी भी बहुत कम है ना, और अनइक्वल है। और ख़ासकर गरीब और लो इनकम फैमिलीज़ के लिए, है ना। और फॉर्मल लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, फॉर्मल लोन्स कम है बेसिकली, है ना, जो बैंक से लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं। फॉर्मल लोन्स कम है और इनफॉर्मल बोरोइंग ज़्यादा है, ठीक है, इनफॉर्मल बोरोइंग ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018-19 से 22-23 के बीच में फॉर्मल लोन बोरोवर्स जो है उसमें गिरावट आई है 4.2% की, है ना। यानी इनफॉर्मल लेंडिंग ज़्यादा लोग ले रहे हैं, यानी फॉर्मल जो बैंक या NBFC से लिया जाए, है ना, लोन। और 1-2 लाख रुपए एनुअल इनकम वाले लोगों में इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेने वालों की संख्या बेसिकली वो 5.8% बढ़ गई है ना। यानी इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेने वाले बढ़ गए हैं, फॉर्मल सोर्सेज और कम हो गए हैं। इनफॉर्मल जैसे मनी लेंडर्स हो गए, चिट फंड हो गया, या दोस्तों से हो गया, या उधार हो गया किसी से, ये सब चीज़ें।
तो सिर्फ डिपॉजिट अकाउंट से काम नहीं चलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी तक जो है सिर्फ लायबिलिटी साइड तक लिमिटेड रहा है, यानी बैंक अकाउंट खोलना या डिपॉजिट करना। क्रेडिट एक्सेस में जो है ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है ना। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी टेंशन है बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन्स का जो है माइक्रो फाइनेंस में लोन डिफ़ॉल्ट जो है वो बढ़ रहा है ना, डिफ़ॉल्ट बढ़ रहा है। और माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स भी जो है फॉर्मली एक्सक्लूडेड लोगों के जैसे होते हैं, और यानी उनका प्रोफाइल इनफॉर्मल बोरोवर जैसा होता है, ठीक है। और ये दिखाता है कि जो है इन लो इनकम जो ग्रुप्स हैं इस पर फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है ना। और तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हाफ सक्सेस बोलते हैं इसमें। बैंक अकाउंट जो है वो खुल गए हैं, ठीक है, लेकिन जो लोन फैसिलिटीज़ हैं और जो क्रेडिट सपोर्ट है वो नहीं पहुंची हैं लोगों तक। अभी भी लोग इनफॉर्मल सोर्सेज का सहारा ले रहे हैं, और गरीब लोगों को जो है एक्सपेंसिव इनफॉर्मल लोन लेने पड़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है इस पे इनफॉर्मल पे, जो उनके लिए भी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करते हैं, है ना। तो ट्रू वही बोलते हैं, ट्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है तभी आएगा, सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन कर देने से काम नहीं है, बट ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अफोर्डेबल और रिलायबल जो है उनको सोर्स ऑफ क्रेडिट मिले, यानी लोन भी मिल सके, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली गोदावरी कावेरी इंटरलिंकिंग लाइकली ऑन पैनल एजेंडा। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने स्पेशल कमेटी की मीटिंग बुलाई है फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो कि 15 जुलाई को शेड्यूल्ड है। तो गोदावरी कावेरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि गोदावरी का जो बेसिकली अनयूज पानी है ना, उसको बेसिकली ड्रॉट प्रोन रीजन्स में ले जाना चाह रहे हैं, तमिलनाडु के, है ना, तक ले जाना चाहते हैं। और इससे तमिलनाडु को जो है 41 TMC फीट जो है पानी मिलेगा, और जिसमें कुछ जो है ड्रिंकिंग पर्पस से और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रिजर्व्ड है। और प्रोजेक्ट के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, गोदावरी कृष्णा लिंक, है ना, और कृष्णा पेन्नार लिंक, और पेन्नार टू कावेरी लिंक, है ना। तो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम क्या है कि आंध्र प्रदेश जो है वो इसको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है ना, और इसे अनक्वालिफाइड अप्रूवल दे रहा है। और तेलंगाना क्या है, कह रहा है कि जो है जब तक जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2 का फाइनल अवार्ड नहीं आ जाता तब तक ये प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते, है ना। तो वही जल शक्ति की मिनिस्ट्री की मीटिंग बुलाई गई है, वर्चुअल मीटिंग, ताकि एक कंसेंसस बनाया जा सके दोनों स्टेट्स के बीच में। अदर स्टेट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी कर्नाटका है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली एक्सपर्ट्स पैनल डिसाइड्स टू प्रपोज टू लैंग्वेज पॉलिसी इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में अभी तक क्या है कि बेसिकली कर्नाटका में 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी है वो फॉलो हो रही है। यूजुअली कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाई जाती है ना। और तो वहाँ का स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है, उसने रेकमेंड किया कि कर्नाटका में भी जो तमिलनाडु के जैसे 2 लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। और तो बेसिकली क्यों चेंज कर रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि कमीशन की रीज़निंग है कि 3rd लैंग्वेज जो है स्पेशली हिंदी की वजह से स्टूडेंट्स पर एकेडमिक प्रेशर वो बढ़ता है, और 3rd लैंग्वेज में फ़ेल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, नंबर्स मोस्टली इन हिंदी ऐसा बोलते हैं। और 3rd लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को बोर्ड लेवल पर इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, अनफेयर लगता है, ऐसा CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में बोलते हैं। और तो प्राइवेट जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस है कर्नाटका के वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी के ख़िलाफ़ है ना। और 3rd लैंग्वेज सीखने का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो एजुकेशन और जो लैंग्वेज है ना, वो जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, और लेकिन स्टेट्स का जो है थोड़ा ज़्यादा रोल रहता है, और ये डिसीज़न रिफ्लेक्ट करता है कि जो है कल्चरल ऑटोनॉमी और लैंग्वेज असर्शन को, है ना। तो बेसिकली जो है लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो एजुकेशन में उसको बैलेंस करना चाहिए, कल्चरल इंटीग्रिटी, स्टूडेंट वेलफेयर प्लस नेशनल इंटीग्रेशन को, है ना, विदाउट इम्पोजिशन और निगलेक्ट। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली डोंट टेक ह्यूज लोन्स टू गेट अ फॉरेन डिग्री, CGI गवाही। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में बेसिकली क्या बोला कि फॉरेन डिग्री का मतलब फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए, और लोग जो है 50 से 70 लाख रुपए का जो है लोन लेकर फॉरेन डिग्री के लिए पहुंच जाते हैं,
जो उनकी फैमिली और कैरियर दोनों के लिए जो है प्रेशर डालता है। और बाहर स्टडी करने का मतलब जो है ग्रोथ होना चाहिए, नॉट जस्ट वैलिडेशन। आजकल जो फॉरेन मास्टर्स डिग्री है वो स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन वैलिडेशन के लिए नहीं, विजन वैलिडेशन के लिए नहीं जाना चाहिए कि जो है हम स्टेटस सिंबल के लिए, बल्कि विजन के लिए जाना चाहिए। और अगर जाना है तो स्कॉलरशिप या फंडिंग के साथ जाना चाहिए, बिना प्लानिंग के जो है वो नहीं जाना चाहिए, है ना। और एक पर्पस के साथ जाना चाहिए, नॉट इन प्रेशर कि सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल लाना है या किसी को दिखाना है ना। और जितना पैसा फॉरेन डिग्री में लगता है उसका एक हिस्सा या अपने जो है चैम्बर या प्रैक्टिस शुरू करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अर्जेंसी को प्रोग्रेस मत समझिए, ऐसा उन्होंने बोला। फाइनेंशियल स्ट्रेस और कैरियर चॉइसेस भी इम्पैक्ट होती हैं, है ना। तो उन्होंने बोला बेसिकली सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे विजिट द फोर्ट्स ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मोदी। तो अभी जैसा कि हमें पता है कि कल के न्यूज़ में हमने देखा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 47 सेशन में इंडिया का जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है ना। तो इसको नॉमिनेट किया गया था 2024-25 में। और इंडिया का यूनेस्को काउंट अब जो है टोटल कितना हो गया है, 44 हो गया है। और पीएम मोदी जी ने अपील की है कि मराठा एम्पायर हमेशा से गुड गवर्नेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल प्राइड और सोशल जस्टिस के लिए जाना गया है। और मैं सभी जो है भारतीयों से मतलब इंडियन से बोल रहा हूँ कि जो है वो इस फोर्ट का दौरा करें, और ये हमारे इतिहास का गौरव है। तो इसमें टोटल जो है जो मराठा मिलिट्री फोर्ट है इसमें टोटल 12 फोर्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक फ़ोर्ट इसका जो है वो तमिलनाडु में भी आता है ना। और बाकी सारे जो है 11 जो है महाराष्ट्र में आते हैं, ठीक है। तो अब क्यों इम्पोर्टेंट है ये फोर्ट्स? इन फोर्ट्स ने मराठा एम्पायर की जो मिलिट्री ब्रिलियंस है प्लस स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर है उसको दिखाया है। और फोर्ट्स डिज़ाइन किए गए थे जो टोपोग्राफी है वहाँ की उसको देखते हुए, नेचुरल जो डिफेंस होता है उसको देखते हुए, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी बनाया गया। तो ये फोर्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुग़ल और ब्रिटिश रूल का भी एक सिंबल है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे 78% थर्मल पावर प्लांट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंस्टॉलिंग की एंटी पोल्यूटिंग सिस्टम्स। तो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है एयर में जो है मिलता है तो जो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर बनाता है PM 2.5, है ना। और जो कि लंग्स और हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है। और जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाया जाता है इस थर्मल पावर प्लांट में ताकि जो SO2 एमिट होता है ये कम हो सके, है ना। और इसको कंट्रोल करना बेसिकली इसका मकसद होता है ना। और जो न्यू नोटिफिकेशन आया है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा वो क्या आया है बेसिकली, ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है इन पावर प्लांट्स को, A, B, C। तो ए में जो वो सारे रीजन जो 10 किलोमीटर के अंदर आते हैं NCR रीजन के, या फिर 1 मिलियन प्लस से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिन सिटीज़ की, है ना, उनके 10 किलोमीटर के अंदर की रेंज पे हैं, तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स 11% हैं, है ना। और जो बी कैटेगरी में है विद इन 10 किलोमीटर रेंज ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज़, जो पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं या नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, है ना। केस बाय केस डिपेंड करेगा, ठीक है। और तो ये भी लगभग 11% ही थर्मल पावर प्लांट्स हैं। बाकी सारे ऑल अदर एरिया जो है सी कैटेगरी में आते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, है ना, लगभग 78%, ठीक है। तो फाइनल डेडलाइन जो है कैटेगरी ए की जो है वो 30 दिसंबर 2027 है। और रिलैक्सेशन क्यों दिया गया बेसिकली इनको, क्योंकि जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड मोस्टली जो है इंडियन सिटीज़ लेवल जो है मोस्टली इंडियन सिटीज़ में बिलो परमिसिबल लिमिट ऑलरेडी जो है बिलो परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, जो कि कितना रहता है 10 से 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। जितना और रहना कितना चाहिए 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो हमारा कम ही है ऐसा बोलते हैं। और इंडियन कोल जो है कोल में लो सल्फ़र कंटेंट होता है, तो जो सल्फ़र कंटेंट है वो इंडियन कोल में कम है। और जो फ्लू गैस डिसल्फराइजिंग यूनिट है कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है ना, नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट
कि जो है SO2 लेवल्स पे कम करने का। और रेट्रोफिटिंग जो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट है बहुत कॉस्टली रहती है, ठीक है, और इंक्रीज़ कर सकती हैं पावर टैरिफ। और जो है वेंडर्स भी इसके जो है वो लिमिटेड हैं, ठीक है, वेंडर्स भी इसके लिमिटेड हैं। और कोविड-19 डिलेज जो है वो ऐड करता है इस पे इम्प्लीमेंटेशन हर्डल पे, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्रिटिसिज्म इसका क्रिटिसाइज़ भी करते हैं एक्सपर्ट्स कुछ कि ये शॉर्ट साइटेड है और नियरली 15% जो एम्बिएंट जो PM2.5 है कोल जो है वो कोल कम्बशन से आता है। और ये जो है रिड्यूस करता है जो है SO2 के लेवल पे, जो कि जिसकी वजह से PM2.5 जो है वो फैलता है ना। और मनोज कुमार जी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर से वो बोलते हैं पावर प्लांट जो है वो अफेक्ट करता है लगभग 200 किलोमीटर तक जो है अपने आसपास, है ना। तो ये ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन है। और दूसरा ये कि जो बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं, है ना, वो कंट्रोल नहीं करती पॉल्यूशन और ये सिर्फ जो है डिस्पर्स कर देती हैं, है ना, SO2 को हायर, जहाँ पे टॉक्सिक फाइन पार्टिकल्स बना लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे UGC एंटी रैगिंग सिस्टम हैज़ अटरली फेल्ड दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है बेसिकली UGC के एंटी रैगिंग सिस्टम जो है उसको काफ़ी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है और ये कहकर कि जो है ये स्टूडेंट्स की सुसाइड और जो हरासमेंट है उसको रोकने में फ़ेल हुआ है। और 2022 की बात करें तो लगभग 13,044 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की, है ना, जो कि फार्मर्स से भी ज़्यादा है। और कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 44 लाख जो है वो साल भर के लिए 35 मिलियन स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी नहीं है ना। और 2023 में UGC हेल्पलाइन पर जो है 1084 रैगिंग कंप्लेंट्स आई, है ना। और 9 साल में सबसे ज़्यादा है बेसिकली ये, है ना, कंप्लेंट्स। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो है UGC के एक्शन को फॉर्मेलिटीज़ बताया था। सर्वे बता रहे हैं कि जो है रैगिंग और जो फैकल्टी अब्यूज़ है उससे स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ और क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे स्क्रीनिंग डज नॉट स्टॉप इवन आफ्टर वीज़ा इज़ इशूड। US एम्बेसी ने सैटरडे को कहा कि अगर किसी वीज़ा होल्डर ने US के इमिग्रेशन जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया तो उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो सकता है और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अब जो है F, M और J कैटेगरी वीज़ा एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक रखना होगा, ठीक है, और ताकि अथॉरिटीज़ उनका बैकग्राउंड चेक कर सकें। और एम्बेसी ने वार्न किया कि झूठ या जो है फॉल्स या इन्फॉर्मेशन छुपाने पर वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और आगे कभी वीज़ा मिलना भी जो है मुश्किल हो सकता है। और ये रूल्स इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टफ स्टैंस का बेसिकली पार्ट है। पहले भी वीज़ा फ्रॉड पर स्ट्रिक्ट एक्शन की वार्निंग दी गई थी, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली कोल्हापुरी सैंडल रो प्राडा टू सेंड एक्सपर्ट टीम टू महाराष्ट्र। जैसा हमें पता है कोल्हापुरी जो चप्पल है उसको GI टैग मिला हुआ है ना। और कोल्हापुरी चप्पल और जो प्राडा है उसके बीच में अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि प्राडा ने अपने समर कलेक्शन में कोल्हापुरी चप्पल्स दिखाए हैं ना अपने कलेक्शन में विदाउट देयर कंसेंट। तो इसमें कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन का आरोप लगा प्राडा पे। तो वहीं इस बैकलैश के बाद जो है अपने जो स्प्रिंग या समर कलेक्शन में जो प्राडा है उसने जो है अब एक लिमिटेड एडिशन जो कि मेड इन इंडिया कोल्हापुरी इंस्पायर्ड सैंडल्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है। और प्राडा महाराष्ट्र के लोकल आर्टिसंस के साथ मिलकर काम करेगा, जिसका अनाउंसमेंट जो है वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ने किया, है ना। तो वही उनकी टेक्निकल टीम अगले हफ्ते महाराष्ट्र आएगी जिनके साथ काम करने के लिए। तो GI टैग बेसिकली एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना। ये एक लीगल स्टेटस होता है जो किसी भी प्रोडक्ट या उसके स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से जुड़ा होता है जहाँ की कोई यूनिक क्वालिटी होती है ना, रेपुटेशन या क्राफ्टमैनशिप डेवलप हुई होती है उस जगह की। तो एक सिंपली एक ऑफिशियल रिकग्निशन होता है जो बताता है कि जो प्रोडक्ट किस जगह से बिलोंग करता है और उस जगह की खास पहचान, टेक्निक या क्वालिटी उस प्रोडक्ट से जुड़ी होती है। तो इंडिया में जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि कोल्हापुरी चप्पल हो गया जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका का, है ना, और दार्जिलिंग टी हो गई असम की, वेस्ट बंगाल, है ना, और बनारसी साड़ी हो गई वाराणसी की,
और जो मधुबनी पेंटिंग्स हो गई बिहार की, ये सब इनको जीआई टैग मिला हुआ उनके यूनिक प्रोडक्ट और फीचर्स के लिए। ये जो है टैग्स इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर दिए जाते हैं 1999, है ना। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स डिज़ाइन ट्रेडमार्क्स के थ्रू होता है ना। मैटर इसलिए करता है कि बेसिकली जो है जीआई टैग अगर मिल गया तो वहाँ के लोकल आर्टिशंस जो हैं उनका प्रोटेक्शन होता है, कल्चरल आइडेंटिटी भी प्रिजर्व होती है, और कोई कंपनी या उसके नाम को मिसयूज़ नहीं कर सकती, है ना। और रूरल इकोनॉमी जो है बूस्ट होती है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांडिंग भी मिलती है। तो ये सब इसके जो है बेनिफिट्स हैं जीआई टैग मिलने के। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली 8-year-old नामीबियन चीता डाइज ऑफ इंजरीज एट कुन्नू नेशनल पार्क। तो कुन्नू नेशनल पार्क जो एमपी में है उसमें 8 साल की नामीबियन चीता नाभा, जिनका नाम है नाभा, वो बेसिकली उनकी मौत हो गई है। और उसे एक हफ्ते पहले हंटिंग के टाइम पे जो है अपने एनक्लोजर में गंभीर चोट लगी थी, जिसमें उसकी जो उल्ना है और फिबुला यानी बोन्स में फ्रैक्चर हो गया था, और इलाज के बावजूद उसकी डेथ हो गई। अब टोटल कुन्नू में बेसिकली 26 चीताज बचे हैं, जिसमें 9 अफ्रीकन एडल्ट्स हैं, जिसमें 6 मेल्स और जो 3 फीमेल्स हैं, और 17 जो है वो इंडियन बॉर्न कब्स हैं, है ना। और तो इस पार्क में बेसिकली 16 चीता अब जंगल में रह रहे हैं और को-प्रेडेटर्स के साथ अडाप्ट कर चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली एनरोलमेंट नियरली डन इन 3rd फेज़ ट्रायल्स फॉर इंडिया फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। तो बेसिकली इंडिया में डेंगू वैक्सीन जो है उसके फेज़ 3 के जो है शुरू हो गया है ट्रायल, जिसमें अब तक जो है 8,000 पेशेंट्स को रजिस्टर किया जा चुका है। टारगेट लगभग 10,000 पेशेंट्स को रजिस्टर करने का है। और आज जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और पैनेसिया बायोटेक है, उसके कोलैबोरेशन में 20 सेंटर्स पर जो है ट्रायल हो रहा है ना। और ट्रायल का एम है बेसिकली जो डेंगी AII एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है ना, 4 स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट में, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को टेस्ट करना इस जो पूरा ट्रायल हो रहा है उसका एम है। और इंडिया में अभी तक जो है डेंगू का कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है, नो लाइसेंस्ड वैक्सीन ऑफ डेंगू इंडिया में, ठीक है, डेंगू का। तो बेसिकली वही है कि जो है अभी इसका जो 2018-19 में पहले 2 फेजेस के रिज़ल्ट प्रॉमिसिंग आए हैं, तो 3rd फेज़ की तैयारी चल रही है। और डेंगू इंडिया में एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, जिसमें 80% जो केसेस होते हैं वो एसिम्प्टोटिक होते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, और चिल्ड्रंस ज़्यादा रिस्क में होते हैं इससे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रायल्स। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो वही एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की फाइंडिंग आई थी, जिसमें इंडिया को लीस्ट अनइक्वल इकोनॉमीज़ में बताया गया था बेस्ड ऑन कंजम्पशन डेटा। तो गिनी कोफिशिएंट के बारे में बोलते हैं, जो कि इनइक्वालिटी को मेज़र करता है। गिनी कोफिशिएंट अगर आपका ज़्यादा है यानी कि हायर अनइक्वल हैं आप, है ना, और अगर कम है गिनी कोफिशिएंट यानी उतना ही लोगों के पास इक्वल वेल्थ है और इक्वल हैं वहाँ के लोग। तो बोलते वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट फाइंडिंग में बोला गया कि जो गिनी कोफिशिएंट है वो 2011-12 में 0.288 था, जो कि 2022-23 में, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे 0.288 से जो है 22-23 में 0.255 हो गया ना। तो दिखाया गया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो दोनों कम हो गई है, और इंडिया को बेसिकली लीस्ट अनइक्वल जो है अनइक्वल इकोनॉमी में दिखाया गया, और बेस्ड ऑन कंजम्पशन डेटा। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, गवर्नमेंट ने जो है इसे अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का सक्सेस बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस कंक्लूजन को मिसलीडिंग बोला है ना। और तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी और इनकम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो कंजम्पशन इक्वालिटी जो है वो हमेशा से जो है कम होती है ना, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि गरीब लोग अपना ज़्यादातर पैसा ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करते हैं, है ना। तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी हमेशा से कम होती है, और जब उनकी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है तो स्पेंडिंग भी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बढ़ती है, ऐसा बोलते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ जो है कंजम्पशन जो सर्वे है उस पर जो है डेटा दिया है, जो रिच हाउस होल्ड्स की ट्रू इनकम और वेल्थ कैप्चर नहीं करता है।
और रियल पिक्चर की बात करें तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के अगर डेटा की बात करें तो इनकम गिनी जो है वो 22-23 में 0.61 है, यानी बहुत ही हाई इनइक्वल है। ठीक है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के हिसाब से है। और वेल्थ गिनी जो है वो 0.75 है, यानी वेल्थ भी और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ वेल्थ आ रही है। और इंडिया की बात करें तो टॉप 1% के जो इंडियंस हैं उनके पास लगभग 40% टोटल वेल्थ है इंडिया का, है ना। सिर्फ 1% लोग के पास 40% वेल्थ है। और सिर्फ 4 कंट्रीज़ इंडिया से ऊपर अनइक्वल हैं जो है वेल्थ टर्म्स में, और इंडिया 5th नंबर पे अनइक्वल है वेल्थ टर्म्स में। और तो बेसिकली बोलते हैं कि क्या कंजम्पशन इनइक्वालिटी का कम होना नॉर्मल है। तो बोलते जब इनकम बढ़ती है ना, तो जो अपर क्लास होती है वो ज़्यादा सेव करती है ना। और गरीब की अगर कंजम्पशन थोड़ी इम्प्रूव होती है तो इस वजह से कंजम्पशन जो इनइक्वालिटी है ना, दिखने में कम लगती है लेकिन एक्चुअली इनइक्वालिटी वो जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें वही बोलते हैं कि जो है वर्ल्ड बैंक का जो क्लेम है वो हाफ ट्रूथ है ना। और रियल इनइक्वालिटी यानी कि इनकम प्लस वेल्थ इंडिया में दोनों कॉन्टीन्यूसली वो बढ़ रही हैं। और अब इंडिया में दुनिया का सबसे अनइक्वल इकोनॉमीज़ में आता है। और ये इनइक्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ और जो सोशल स्टेबिलिटी दोनों के लिए थ्रेट है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली वाई इज़ ट्रम्प टेकिंग एम एट ब्रिक्स। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बेसिकली ब्रिक्स जो नेशन है उन पे 10% जो है टैरिफ लगाने की धमकी दी है ना। उनका कहना है कि ब्रिक्स ग्रुप्स अगर जो है एंटी अमेरिकन जो है पॉलिसीज़ अगर अपनाएगा और यूएस डॉलर के ख़िलाफ़ एक कॉमन करेंसी बनाने का प्लान बनाएगा, तो बेसिकली उनका कहना है कि जो है ये जो ब्रिक्स ग्रुप है वो एंटी अमेरिकन है और यूएस के डॉलर के ख़िलाफ़ एक कॉमन करेंसी बनाने का प्लान कर रहा है ब्रिक्स, है ना। तो पहले ट्रम्प ने जो है 100% टैरिफ की धमकी दी थी अगर ब्रिक्स न्यू करेंसी जो है उन्होंने लॉन्च की। अब इसे 10% तक की धमकी कर दिया गया है ना। तो ब्रिक्स करेंसी और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात करें तो ब्रिक्स जिसमें कि इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई भी हैं, है ना, एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं, है ना। और इसका मकसद है लोकल करेंसीज़ का यूज़ करके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, है ना। और ये इनिशिएटिव जो रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बाद और स्ट्रॉन्ग हुआ है ना। और रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे सैंक्शन जो यूएस ने लगाया है उसके बाद ये इनिशिएटिव और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अगर दूसरी तरफ ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील पे लगभग 50% का टैरिफ जो है लगाया है यूएस ने। और साउथ अफ्रीका पे जो है 30% टैरिफ लगाया है ना। और यूएस सेनेट जो में एक जो है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सैंक्शनिंग एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस होने वाला है ना। जो रशिया से जो बेसिकली ऑयल प्रोडक्ट्स जो कंट्रीज़ खरीदते हैं उस पर 500% टैरिफ लगाने की बात की है यूएस ने, है ना। और जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था बेसिकली, तो ब्रिक्स का रिस्पांस इस पे क्या है कि ब्रिक्स बिग नेशंस बोल रहे हैं कि डॉलर रिप्लेस करने की कोई बात डिनाई की है उन्होंने, है ना, कि डॉलर को रिप्लेस जो करने की बात है वो उसको डिनाई किया है। और साउथ अफ्रीका ने कहा है कि जो लोकल करेंसी है उसका यूज़ जो है डॉलर को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। और रियो डिक्लेरेशन हुआ था 2025 में, इसमें किसी भी एंटी यूएस बात का कोई जिक्र नहीं था इसमें। और पैराग्राफ 50 में की बात करें अगर तो उसमें पेमेंट सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी की बात हुई है और उसमें टैरिफ कंसर्न रेज किए गए हैं विदाउट नेमिंग द यूएस, है ना। तो इंडिया का क्या स्टैंस है? इंडिया ने जो है ट्रम्प के जो ब्रिक्स के एंटी अमेरिकन कहने को रिजेक्ट किया है इंडिया ने भी। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस के, उन्होंने कहा है कि रशिया के सजेशन को सिर्फ नोट किया गया है, अडॉप्ट नहीं किया गया है। और मार्च 2025 में जो है एस जयशंकर जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा कि इंडियन डॉलर जो है डॉलर को रिप्लेस करने का कोई भी प्लान नहीं रखता है। इंडिया यूएस के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसे कि हमें पता है मिनी ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इंडिया की टीम अभी भी जो है यूएस में बात कर रही है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली हाउ इज़ मिज़ोरम हैंडलिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस, है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि मिज़ोरम जो है और म्यांमार यहाँ पे मिज़ोरम
तो फरवरी 2021 में क्या हुआ कि बेसिकली जो है म्यांमार में वो मिलिट्री कूप हुआ, ठीक है। उसके बाद मिज़ोरम में जो रिफ्यूजी है वो इन्फ्लक्स होना शुरू हुआ, और जुलाई 2025 में के फर्स्ट वीक में लगभग 4000 से ज़्यादा जो है रिफ्यूजीज़ आ चुके हैं यहाँ पे मिज़ोरम के चंपाई डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और ये ग्रुप म्यांमार में जो एंटी जनता प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का बेसिकली हिस्सा है, और पर अब आपस में लड़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक एरियाज़ के लिए। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे बेसिकली एक एरिया जो बॉर्डर ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो वहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, तो वो म्यांमार में इन्फ्लक्स कर रहे हैं। तो अब मिज़ोरम का क्या है, मिज़ोरम की जो मीज़ो कम्युनिटी है उसके जो है एथनिक टाइज़ हैं म्यांमार के चिन ग्रुप के साथ भी, है ना। और बांग्लादेश का जो बावन ग्रुप है BAWN, है ना, एक सेकंड, म्यांमार का 52 और बांग्लादेश का 52 और मणिपुर का जो कुकी जो ग्रुप है। तो मिज़ोरम क्या है, अब बेसिकली इन सबको जो एथनिक ग्रुप का पार्ट मानता है, और रिफ्यूजीज़ को पहले सिविल सोसाइटीज़, चर्चेज़ और विलेजर्स ने जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सपोर्ट दिया है। और फ्री मूवमेंट रजीम की बात करें तो जो है 1968 से फ्री मूवमेंट रजीम अलाउ करता है बेसिकली बॉर्डर के जो है 40 किलोमीटर तक मूवमेंट, है ना। अब इसे 10 किलोमीटर तक लिमिट कर दिया गया है बॉर्डर के 10 आस पास, है ना। सेंटर ने फरवरी 2024 में जो है जो फ्री मूवमेंट रजीम है इसको सस्पेंड कर दिया, है ना, करने की बात की, पर कोई ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन या बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ। और जो चैलेंजेस फेस करते हैं यहाँ के मिज़ोरम के लोग, तो वो यही बेसिकली 40,000 से ज़्यादा जो है अब रिफ्यूजीज़ मिज़ोरम में हैं, स्पेशली म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर से, है ना। और विलेज और जो लोकल बॉडीज़ हैं यहाँ उन्होंने इनिशियल सपोर्ट दिया, लेकिन अब प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और कुछ विलेजेस ने ट्रेडिंग और मूवमेंट पर बैन भी लगा दिया है, एविक्शन बाहर निकालने की भी धमकी दी है। तो बेसिकली जो है बेसिकली सेंटर और स्टेट का क्या रिस्पांस है इसमें। सेंटर और स्टेट का बोलना है कि इंडिया 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, है ना, सिग्नेटरी नहीं है रिफ्यूजी कन्वेंशन का, और ना ही कोई रिफ्यूजी स्पेसिफिक लॉ है। तो रिफ्यूजी को मोस्टली फॉरेन लॉज के अंडर हैंडल किया जाता है इंडिया में, और सेंटर ने 8 करोड़ रिलीफ दिया है, लेकिन स्टेट अब प्रेशर महसूस कर रहा है क्योंकि 40,000 से ज़्यादा रिफ्यूजी हो गए हैं। और मिज़ोरम के CM ने हाउस होल्ड रजिस्टर बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पुश किया है, इससे फ़ॉरेन को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया के बारे में है और उसके नए मिशन के बारे में है। तो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया 1.0 एक इसकी जो 1991 में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर एंड IT के अंडर। तो बेसिकली इसका एम था कि जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना, ठीक है, टैक्स हॉलीडेज़ देके, यानी कि टैक्स में छूट मिलती है कुछ सालों तक, और सर्टिफिकेशन में छूट देके, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देके। तो ये सब चीज़ें इनको की गई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को। तो शुरू में सिर्फ जो है वो बेंगलुरु में और पुणे और भुवनेश्वर में सेंटर्स थे इसके, ठीक है। फिर उसके बाद में STPTI 2 आया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया 2.0। इसमें इनका जो है बेसिकली इनका फोकस अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली पूरे इंडिया में फैलाने का है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में इनको इंक्लूसिव बनाना इससे, और जो Tier 2 और जो Tier 3 सिटीज़ हैं उसमें IT और ITES को ले जाने का मिशन है। फोकस एरियाज़ बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट देना, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना, ट्रेनिंग और स्किलिंग देना, और मेंटरशिप, फंडिंग और मार्केट कनेक्ट, बेसिकली ये सारा इसका पार्ट है ना। और अभी तक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो जो साल 2024-25 में लगभग STPTI यूनिट्स ने लगभग 10.59 लाख करोड़ का जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है ना। और जो इंडिया का जो टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का जो है 50%, जो सॉफ्टवेयर टोटल एक्सपोर्ट्स होता है इंडिया से उसका 50% जो है STPTI जो यूनिट्स हैं उनसे आता है। और जो 67 अगर ऐसी यूनिट्स की बात करें तो सेंटर्स जो है वो एक्टिव हैं इंडिया में, ठीक है। 59 जो है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में आते हैं जिसमें। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इनिशिएटिव्स की बात करें तो जो है लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट
जो है इंक्यूबेशन स्पेस क्रिएट की गई है छोटी सिटीज़ में, और 24 सेंटर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बनाए गए हैं स्टार्टअप कल्चर को जो है प्रमोट करने के लिए, है ना। और पास्ट 3 साल में जो है लगभग वही बताते हैं, डेटा देते हैं कि 800 से ज़्यादा IPRs को भी सपोर्ट किया है ना, प्लस IPRs को सपोर्ट किया है, और 600 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग रेज किया गया है, और रेवेन्यू जनरेट किया गया है 565 करोड़ रुपए। तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स पर फोकस होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि IT सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो IT सर्विस एक्सपोर्ट जो है लगभग 224 बिलियन डॉलर का रहा है ना। और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 17 बिलियन डॉलर्स का रहा है। और STPTI का गोल है कि इंडिया को बनाना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन, है ना। और STPTI का जो लॉन्ग टर्म विज़न है कि इंडिया को सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्लान है, और पूरे कंट्री वाइड जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है उनको अपने सिटीज़ में ही स्टार्टअप शुरू करने के लिए मौका मिले, ऐसा कुछ प्लान करना। और टेक ग्रोथ को जो है बेसिकली मेट्रोज़ और जो छोटी सिटीज़ तक डिसेंट्रलाइज करना, ये प्लान है बेसिकली इस पूरे प्लान का, है ना, जो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इनिशिएटिव है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली नीड टू एक्सेलरेट डोमेस्टिक नेचुरल रबर प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो है 2030 तक बेसिकली जो रबर की डिमांड है वो 20 लाख टन हो जाएगी, है ना। और तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो जो है कंजम्पशन 14 लाख टन्स होता है, और प्रोडक्शन की बात करें तो 8.7 लाख टन्स होता है, और डेफिसिट कितना है, लगभग 5.4 लाख टन है। और देखिए हमारा प्रोडक्शन 8.7 लाख टन है और डिमांड 2030 तक 20 लाख टन जा सकती है, तो डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों नेचुरल रबर क्रूशियल क्यों है? नेचुरल रबर बेसिकली क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि वो टायर इंडस्ट्री के लिए बेसिकली, और जो सेवरल अदर टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। स्ट्रैटेजिक मटेरियल है टायर इंडस्ट्री के लिए। और जो इंक्रीजिंग डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करना इसकी नेशनल प्रायोरिटी है बेसिकली, है ना। और सॉल्यूशन क्या बोलते हैं कि एक्सपैंड करें कल्टीवेशन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है ग्रोथ, एक की ग्रोथ एरिया बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिवली सपोर्ट करेंगे रबर प्लांटेशन में। और इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ है? इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट इन रोड, तो ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ATMA मेंबर्स जो हैं, जो कि टायर कंपनीज़ है अपोलो, सीएट, JK टायर, MRF और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों का जो है पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो गोल क्या है? कल्टीवेट करना 2 लाख हेक्टेयर्स जो है नॉर्थ ईस्ट में प्लस वेस्ट बंगाल में, है ना। क्या करना, गोल क्या है? 2 लाख हेक्टेयर नॉर्थ ईस्ट में प्लस वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए का किया गया है। तो वही बोलते हैं अनटैप्ड पोटेंशियल, इसमें 2 लाख हेक्टेयर ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल है अक्रॉस इंडिया। 1 लाख हेक्टेयर जो है इसका केरला का बेसिकली केरला में है अकेला, ठीक है। और लेकिन जो बेटर टैपिंग जो टेक्निक्स हैं वो बूस्ट कर सकता है प्रोडक्शन विदाउट एनी रिक्वायरिंग एनी न्यू लैंड, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर रोड ब्लॉक्स क्या हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मेजर रोड ब्लॉक है, ठीक है। तो अब जो है इसमें नेचुरल, जिसमें बोलते हैं टायर इंपोर्ट जो है वो हम ज़ीरो या फिर लो ड्यूटी पे जो है इंपोर्ट कर रहे हैं FTA के अंडर। और नेचुरल रबर जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी या 30 रुपये जो है पर केजी के हिसाब से जो भी लोअर हो उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्पैरिटी जो है हर्ट करती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। देख रहे फाइनल जो प्रोडक्ट है टायर, वो हम ज़ीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो नेचुरल रबर जिससे बनता है उस पर हम इतना % बेसिक ड्यूटी कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो सस्ता आ रहा है। तो ये क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को हर्ट करता है कि हम क्यों ही बनाए जब फाइनल प्रोडक्ट सस्ता आ जाता है, हमें इंपोर्ट ही महंगा पड़ रहा है जब उसका रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल को बेसिकली कॉस्टलियर बनाता है फाइनल प्रोडक्ट से, है ना, और अफेक्ट करता है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है ग्लोबल मार्केट में। इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें तो बेसिकली रिवाइज ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसको रिवाइज़ करना चाहिए, है ना, और सपोर्ट करने के लिए लोकल जो प्रोडक्शन है उसको, ठीक है।
और इनकरेज करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लांटेशन में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को टैप करना चाहिए, और जो कि इंडिया के स्ट्रेंथन करे जो है निर्भरता को रबर प्रोडक्शन में, है ना। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मेक इन इंडिया टू बी एज्ड इन कॉइनेज। तो बेसिकली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन जी, है ना, स्वामीनाथन जी। तो इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं बेसिकली। और मेक इन इंडिया जो कि बेसिकली इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता के लिए जो है पहल है जिसकी, है ना। तो इन दोनों के लिए सिक्के जारी किए जा रहे हैं, और लगभग एक 100 रुपये का और एक 75 रुपये का, ठीक है। और तो इनका बेसिकली वही बताया हुआ है कि अशोक स्तंभ रहेगा, लॉ एंड कैपिटल बीच में रहेगा, सत्यमेव जयते लिखा रहेगा, एक तरफ भारत लिखा रहेगा देवनागरी में, दूसरी तरफ इंडिया लिखा रहेगा, और नीचे रुपए के सिंबल के साथ कॉइन का वैल्यू होगा, ठीक है। और फर्स्ट जो कॉइन है बेसिकली MS स्वामीनाथन के नाम पे है। बैक साइड पर उनके इमेज का जो है इमेज रहेगी, है ना। उन्होंने बेसिकली 1960s से 1970s के बीच में वीट और राइस प्रोडक्शन में क्रांति लाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, और कई सारों को जो है बेसिकली भूखमरी से बचाया था। ग्रीन रेवोल्यूशन को एवर ग्रीन रेवोल्यूशन बनाने का विज़न दिया है उन्होंने, है ना। और सेकंड कॉइन मेक इन इंडिया जो है 10 साल पूरे होने पर, जो है मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर है। बैक साइड पर लॉयन लोगो होगा, है ना। और तो बेसिकली नीचे लिखा होगा 10 years ऑफ मेक इन इंडिया, ठीक है। और तो बेसिकली ये मार्केट में क्या होगा इनका, मार्केट में क्या है, लीगल टेंडर होंगे, लीगल टेंडर हैं, ठीक है, लीगल टेंडर हैं, और लेकिन जनरल सर्कुलेशन के लिए नहीं होते हैं ये, और पब्लिक इन्हें गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज से ख़रीद सकती है। यहाँ पे लीगल टेंडर कहने का मतलब क्या है कि मनी जो कि एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई डेट है उसको पे करने के लिए, ठीक है। और ये वैलिड माना जाता है, वैलिड पेमेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉ। तो कॉइन जो है ये लीगल टेंडर है जिसका मीनिंग ऑफिशियली वैलिड रहेंगे पेइंग इंडिया के लिए, लेकिन ये डेली ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है ना, जैसे कि ग्रॉसरीज बाई करना या टिकट्स बाई करना, है ना। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स हैं, बैंक्स के थ्रू सर्कुलेट नहीं होते, ओनली अवेलेबल रहते हैं कि ऑथराइज मिंट्स या कलेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। और मेनली जो है कलेक्शन या गिफ्टिंग के लिए होते हैं, रेगुलर मार्केट यूज़ के लिए नहीं होता है ये। मान लीजिए ऐसा कॉइन आपको कोई देता है, तो उसको आप शॉपकीपर को देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये लीगल टेंडर है ना। बट प्रैक्टिकली वो रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि ऐसा कॉइन जो है डेली यूज़ में नहीं है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली गाज़ा ट्रू स्टॉक्स हैंग्स इन द बैलेंस एज इज़राइल हमास एक्सचेंज ब्लेम। तो हमास और इज़राइल के बीच जो है गाज़ा में सीज़ फायर को लेके कतर में इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं, लेकिन एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। हमास चाहता है कि बेसिकली इज़राइल अपने सारे ट्रूप्स गाज़ा से हटा ले, जबकि इज़राइल गाज़ा पे 40% हिस्से में अपना मिलिट्री प्रेजेंस रखना चाहता है, और इस वजह से जो है टॉक्स रुक गई हैं। इज़राइल का कहना है कि हमास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। इधर गाज़ा में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, और UN में फ्यूल क्राइसिस को लेकर वार्निंग दी है, और दोनों तरफ से 10 हॉस्टेजेस छोड़ने की बात हुई है अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली ट्रंप अनाउंसेस 30% टैरिफ ऑन मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन फ्रॉम 1 अगस्त। तो उन्होंने बेसिकली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन पर 30% नए इम्पोर्ट टैरिफ अनाउंस किए हैं जो 1 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप ने मैक्सिको को बेसिकली इलीगल ड्रग्स के फ़्लो और यूरोपियन यूनियन को ट्रेड इम्बैलेंस के लिए ज़िम्मेदार बताया। मैक्सिको ने इसे अनफेयर डिसीजन कहा है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने सप्लाई चेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट की चिंता जताई है। ट्रंप ने इस डिसीजन से ग्लोबल ट्रेड टेंशन और बेसिकली बढ़ाने का डर है। फिर यहाँ पे रशिया वॉर्न साउथ कोरिया नॉट टू टारगेट नॉर्थ विद US एंड जापान। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नॉर्थ कोरिया में उनसे वहाँ के मिनिस्टर से बात की उन्होंने, और रशिया प्लस नॉर्थ जो कोरिया उसने बोला है कि जो है US और साउथ कोरिया और जापान को वार्न किया है ना, और जापान को वार्न किया है कि वो किसी भी सिक्योरिटी अलायंस को जो है नॉर्थ कोरिया रशिया या जो कोई भी सिक्योरिटी अलायंस है तो उसको नॉर्थ कोरिया और रशिया के अगेंस्ट यूज़ ना करें, है ना। और इसके लिए वार्निंग दी है खिलाफ उसके यूज़ नहीं करने की। और जो रशिया के मिनिस्टर उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उसके साइंटिस्ट जिम्मेदार हैं, और रशिया उनकी एस्पिरेशंस को रेस्पेक्ट करता है ना। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग है,
नॉर्थ कोरिया ने रशिया को यूक्रेन वॉर में ट्रूप्स और एमओ दिए हैं, और जिसके बदले मिलिट्री और इकोनॉमिक मदद मिल रही है उनको। और यूएस, साउथ कोरिया और जापान जॉइंट ड्रिल्स पर भी जो है लावरोव ने जो है अपोज किया है। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे, ईरान टू रिज्यूम यूएस टॉक्स इफ़ इट कैन इंश्योर नो फर्दर अटैक्स। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि अगर यूएस जो है और वेस्ट से फ्यूचर में अगर कोई ईरान पर अटैक ना करने की गारंटी मिले तो ईरान जो है न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो फिर से शुरू करने को तैयार है। उन्होंने ईरान में फ़ॉरेन डिप्लोमेट से कहा कि ईरान टॉक्स के लिए पहले भी तैयार था और आगे भी रहेगा, लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए कि जो है टॉक्स वॉर में ना बदले। और यूएन जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उससे भी कॉपरेशन ईरान ने जो है इससे भी कॉपरेशन रोक दिया है। लेकिन जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंस्पेक्शन ईरान के सिक्योरिटी कंसर्न और इंस्पेक्टर्स की सेफ्टी के बेस पर ही होनी चाहिए, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।